नमस्कार बच्चों, कल के वीडियो में हमने कॉम्ट के पद सोपानिक्रम, विज्ञान के पद सोपानिक्रम को देखा कि किस किस तरह से वैज्ञानिक विषयों का विकास होता है, वो सामान्य से जटिलता की ओर जाते हैं। अब हम देखेंगे अगस्त कॉम्ट के दूसरे सिद्धांत के बारे में जो आपके सिलेबस में है, उसका नाम है प्रत्यक्षवाद। प्रत्यक्षवाद के बारे में कॉम्ट क्या कहते हैं, उससे पहले जानना होगा कि प्रत्यक्षवाद होता क्या है। प्रत्यक्षवाद विज्ञान से बहुत अधिक प्रभावित रहा है, क्योंकि वो एक ऐसा दौर था जिसमें विज्ञान का विकास बहुत अधिक तेज़ी से हो रहा था। न्यूटन और आइंस्टीन जैसे वैज्ञानिक उस समय फल फूल रहे थे और उनके द्वारा दिए गए सिद्धांत को सभी स्वीकार कर रहे थे, और इसीलिए समाजशास्त्र पर भी विज्ञान का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। और प्रत्यक्षवाद एक समाजशास्त्र में एक तरह से एक ब्रांच ऑफ सोशोलॉजी की तरह आगे आया, जिसके कई समाजशास्त्रियों ने उसे स्वीकार किया। उस समय जो समाजशास्त्री प्रत्यक्षवाद का प्रयोग करके समाजशास्त्री सिद्धांतों को समझाते थे, उन्हें प्रत्यक्षवादी कहा जाता था। जैसे अगस्त कॉम्ट हैं, दुर्कीम है, ये सब एक उच्च कोटि के प्रत्यक्षवादी इन्हें माना जाता था। प्रत्यक्षवाद विज्ञान से बहुत अधिक प्रभावित रहा। उसका कहना था कि जिस तरह से भौतिकी और रसायन और जीव विज्ञान जैसे विषय का विकास हो रहा है, उसी तरह से प्रत्यक्षवाद का भी विकास होना चाहिए। उनका कहना था कि विश्व को अगर आपका अध्ययन करना है या समाज का अध्ययन आपको करना है, तो उसके लिए हमें उसका वाद और प्रतिवाद से उसको समझना होगा। कल्पना नहीं करनी किसी भी चीज़ की कि क्या काल्पनिक तौर पे कि ऐसा हो सकता है, नहीं करना। हमें उसको समझना होगा। पहले हमें देखना होगा कि ऐसा क्यों हुआ, और जो अगर हुआ है तो उसका प्रभाव क्या है। जिस तरह से बादल का बनना एक कॉज हो गया, एक वाद हो गया, और बादल बनने के बाद बारिश का होना, वर्षा होना एक उसका प्रभाव हो गया, या प्रतिवाद हो गया, या इफेक्ट हो गया। इसीलिए कहा जा सकता है कि ये बहुत अधिक विज्ञान से प्रभावित था। अब पॉजिटिविज्म, प्रत्यक्षवाद का आधार क्या था? प्रत्यक्षवाद का आधार है अनुभववाद, प्रकृतिवाद और अधिष्ठापन। अनुभववाद क्या है? अनुभववाद अवलोकन करने योग्य। अनुभव मतलब हम क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं, हम क्या अवलोकन कर रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, वो पॉजिटिविज्म में उसको इंक्लूड किया जाता है, उसको शामिल किया जाता है कि हम उन चीज़ों का हमें अध्ययन करना है जिनको हम देख सकते हैं। ऐसे नहीं कि हम जिनको नहीं देख पा रहे, उन चीज़ों को हमें इग्नोर कर देना है। और अगर हमें प्रत्यक्षवाद को सही तरीके से विकास करना है प्रत्यक्षवाद का, तो प्रत्यक्षवाद के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि हमें उन चीज़ों को उसमें उसमें इंक्लूड करना है जो कि अनुभव से एक्सपीरियंस की जा सके, जो चीज़ें या अवलोकन की जा सके। सेकंड है प्रकृतिवाद नेचुरलिज्म भी कहते हैं इसको। क्रिया पर बाह्य पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है। प्रत्यक्षवादी या पॉजिटिविस्ट जो है वो कहते हैं कि हम जो भी एक्शन कर रहे हैं, हम जो भी क्रिया कर रहे हैं, उसका बाह्य पर्यावरण का, आउटर फोर्सेस जो है, आउटर एनवायरनमेंट जो है, उसका बहुत अधिक प्रभाव होता है। इसलिए इसमें मनोभावों का, जो हमारे मन के भाव हैं, जो हमारे इमोशंस हैं, जो व्यक्ति के या कर्ता के जो फीलिंग्स होंगी, उनको अध्ययन ना करके जो असल में जो बाह्य पर्यावरण है उसका असर देखा जाता है। फिर थर्ड उसका आधार जो है अधिष्ठापन या तार्किकता हम कह सकते हैं, जिसमें ऐसे, या इसको आप तथ्यात्मकता भी कह सकते हैं, जिसमें तथ्यों की प्रधानता होती है। तथ्यों की प्रधानता मतलब जो चीज़ जैसी दिख रही है उसको उसी तरीके से लिया जा सकता है। जैसे उनका मानना था कि अगर 10 में से 9 बार कोई चीज़ हो रही है तो उसको हमने तथ्य मान लिया, और अगर 10 में से कोई एक बार चीज़ हो रही है वो तथ्य भी हो सकता है, लेकिन उसे प्रत्यक्षवादी कहते हैं कि हम उसे तथ्य नहीं मानेंगे। तीसरा आता है फिर है आपका प्रत्यक्षवाद का क्या प्रभाव पड़ा, प्रत्यक्षवाद का समाजशास्त्र पे या समाजशास्त्रियों पे क्या प्रभाव पड़ा। तो प्रत्यक्षवाद का जो सबसे मुख्य प्रभाव है वो हमें सेंट साइमन में देखा जाता है। सेंट साइमन शुरुआती समाजशास्त्रियों में से एक है। जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि सेंट साइमन ने ही सोशल फिजिक्स नाम दिया है समाजशास्त्र को, और ये नाम जो है ये प्रत्यक्षवाद से ही प्रभावित है, क्योंकि इसमें फिजिक्स है। और मैंने आपको पहले बताया है कि वो कहते हैं कि जिस तरह से भौतिकी और रसायन का विकास हो रहा है, उसी तरह से प्रत्यक्षवाद का विकास भी होना चाहिए। इसीलिए उनके द्वारा दिया गया नाम सोशल फिजिक्स पर बहुत अधिक प्रभाव देखा जा सकता है प्रत्यक्षवाद का।
दूसरा हम देखते हैं कॉम्ट का, जो हमारे सिलेबस में है अगस्त कॉम्ट, उन पर क्या प्रभाव पड़ा प्रत्यक्षवाद का। तो समाजशास्त्र में प्रत्यक्षवाद की शुरुआत ही जो करी है वो कॉम्ट के द्वारा ही शुरुआत की है। उसके बाद दुर्खीम आए, अन्य समाजशास्त्री आए जिन्होंने प्रत्यक्षवाद को अपने सिद्धांत निर्माण में प्रयोग करा। वेबर भी हैं, उन्हें भी हम प्रत्यक्षवादी कह सकते हैं। हालांकि वेबर को हम डायरेक्टली प्रत्यक्षवादी नहीं कह सकते, वो आगे पढ़ेंगे हम। जिन चीज़ों का प्रभाव देखना है उसके लिए प्रत्यक्षवाद का प्रयोग करना है। उनका कॉम्ट का कहना था कि हमें जहाँ पे हमने अभी बताया कि इसमें वाद और प्रतिवाद या उसका प्रभाव हम देखते हैं, इफेक्ट देखते हैं किसी भी वस्तु का, तो हमें प्रत्यक्षवाद में अगर कोई भी चीज़ की वस्तु का भी प्रभाव देखना है तो उसका जो अध्ययन होता है वो वैज्ञानिक दृष्टि से होना चाहिए। वो कहते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसका हम जो हम देख नहीं सकते लेकिन उसका हम प्रभाव का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको हम डायरेक्टली तो देख नहीं पाते लेकिन उनका हम प्रभाव ज़रूर देख पाते हैं। जैसे वो कहते हैं कि जैसे धर्म है, धर्म दिखता नहीं है, वो कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसे हम देख सकते हैं लेकिन उसका प्रभाव अत्यधिक है। देशों को तोड़ने जोड़ने का काम करता है, लोगों को तोड़ने जोड़ने का काम करता है, तो उसका प्रभाव बहुत अधिक देखा जा सकता है। उसी तरह परिवार है, परिवार हालांकि आप कह सकते हैं कि हम 4-5 लोग 6 लोग मिलकर परिवार बना सकते हैं, लेकिन परिवार अगर अलग अलग रह रहे हैं तो आप नहीं देख सकते परिवार को, लेकिन उसका प्रभाव आप ज़रूर देख सकते हैं। परिवार का प्रभाव है कि एकजुटता उसका प्रभाव है, सहायता करना उसका प्रभाव। इसी तरह से अन्य चीज़ें भी हैं जिन्हें हम सिर्फ प्रभाव के द्वारा जान सकते हैं, लेकिन उसका अध्ययन भी वैज्ञानिक रूप में होना चाहिए। फिर कहते हैं कि प्रत्यक्षवाद के अनुसार प्राकृतिक घटनाओं के पीछे सदैव वैज्ञानिक कारण होते हैं। हमेशा जो भी घटनाएं हो रही हैं, प्राकृतिक घटनाएं हो रही हैं, तो इनका प्रत्यक्षवादियों का मानना है कि जो कुछ भी समाज में हो रहा है या प्रकृति में जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ उसका जो हम जानने का तरीका है वो वैज्ञानिक तरीका ही है। जैसे कि उन्होंने प्रत्यक्षवादी यहाँ तक गए कि जैसे अगर कोई आत्महत्या कर रहा है कोई व्यक्ति, तो वो आत्महत्या को एक वैसा मनोवैज्ञानिक कारण न मान के उसको भी वो वैज्ञानिक कारण से जांच करते हैं उसकी। वो कहते कि क्या क्यों आत्महत्या, किस चीज़ का प्रयोग करके आत्महत्या करी, किस में कौन सा केमिकल है जिससे आत्महत्या करी, या उसके ब्रेन में, उसके मस्तिष्क में ऐसे कौन से किरणें हैं या जिनसे उसके मस्तिष्क ठीक से काम नहीं करा। तो वो क्या हर चीज़ को वैज्ञानिक रूप से देखते हैं। उनका कहना है कि किसी भी घटना को समझने के लिए वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि उसमें कल्पना का कोई स्थान नहीं है प्रत्यक्षवाद में। वो कह रहे हैं कि कोई भी घटना हो रही है या परिघटना हो रही है उसको समझने के लिए हमें वैज्ञानिक पद्धतियों का इस्तेमाल करना है। वे पद्धतियाँ वो कहते हैं कि पहली पद्धति है प्रयोग, हमें एक्सपेरिमेंट करना है, क्योंकि जैसे हम कह रहे हैं कि विज्ञान से बहुत अधिक प्रभावित है और विज्ञान में भी प्रयोग किया जाता है। तो वो कहते हैं कि कोई भी घटना अगर हो रही है उसको समझने के लिए, उस पर सिद्धांत बनाने के लिए हमें पहले प्रयोग करना होगा, हमें अनुभव करना होगा, उसका निरीक्षण करना होगा, एग्जामिनेशन करना होगा, प्रशिक्षण करना होगा और फिर लास्ट में कैटेगराइजेशन करना होगा या वर्गीकरण करना होगा। उनका कहना है कि ये जो 4-5 चीज़ें हैं इनसे हम क्या कर सकते हैं, प्रत्यक्षवाद को एक विज्ञान के रूप में ले सकते हैं और उसे वैज्ञानिक तरीके से हम आगे उसका विकास कर सकते हैं और तथ्यों को हम इस तरीके से समझ सकते हैं। इन पद्धतियों के द्वारा घटनाओं को समझना एवं सिद्धांत का निर्माण करना ही प्रत्यक्षवाद है। प्रत्यक्षवाद में एक बात और है कि वो तात्विकता एवं धार्मिक विचारों को दूर रखते हैं। जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा कि वो मनोभावों को मनोवैज्ञानिक तरीके से कि आत्महत्या को नहीं देखते हैं, वो वैज्ञानिक तरीके से देखते हैं। और इसी तरीके से धर्म है, धर्म को वो धार्मिक विचारों को नहीं देख रहे हैं, वो धर्म के प्रभाव को देख रहे हैं कि इससे क्या क्या प्रभाव होते हैं। तो ये था आपका पॉजिटिविज्म, प्रत्यक्षवाद क्या है प्रत्यक्षवाद, और कॉम्ट का क्या प्रत्यक्षवाद है। थैंक यू।